नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोटला स्वागत करता हूं आपका आधुनिक इतिहास की क्लासों में अपने YouTube चैनल वाइटल नॉलेज एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में उत्तरवर्ती मुगल शासकों के क्रम को पढ़ा और जाना कि कैसे-कैसे मुगल जो शासक थे वो कितने अयोग्य थे और कैसे मुगलों का पतन निरंतर जारी रहा। जैसे-जैसे भारत में मुगलों की केंद्रीय सत्ता कमजोर होती गई, वैसे-वैसे ही 18वीं सदी में भारत में छोटे-छोटे नए राज्यों का उदय होने लगा। हर जो सूबेदार मुगलों ने किसी प्रांत के बनाकर भेजा, उसने अपने अलग राज्य की स्थापना कर दी और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसी क्रम में हम आज पढ़ेंगे 18वीं सदी का भारत। कैसा था 18वीं सदी का भारत और कैसे-कैसे यहाँ पर छोटे-छोटे राज्यों का उदय हुआ। जिन छोटे-छोटे राज्यों की आपसी दुश्मनी का फायदा उठाकर ईआईसी ने पूरे भारत को अपना गुलाम बनाया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 18वीं सदी का भारत। तो दोस्तों 18वीं सदी 1701 से लेके 1799 या 1800 तक की जो कार्यकाल है उसको हम 18वीं सदी बोलते हैं। तो 18वीं सदी में जो मुगल साम्राज्य था, इसमें दो प्रकार के राज्यों का उदय हुआ। एक एक राज्य वो थे जो मुगलों से अलग होकर बने, मुगलों से अलग होकर बने राज्य। वे राज्य वे राज्य जो मुगलों से अलग होकर बने, जैसे सबसे पहले आएगा हैदराबाद, कर्नाटक, अवध। ये वो राज्य थे जो मुगलों के अधीन थे। और बंगाल। इन राज्यों को मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य भी कहते हैं। मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य। उत्तराधिकारी का मतलब ये नहीं है कि किसी मुगल शासक ने इनकी स्थापना कर दी हो या अपना हिस्सा किसी को काटकर दे दिया हो। उत्तराधिकारी का मतलब है कि मुगलों के जो गवर्नर रहे, जो प्रांतों के गवर्नर रहे और जो वहां के सूबेदार रहे, जिनको मुगलों ने बनाकर भेजा, उन्होंने ही उस छोटे क्षेत्र को स्वायत्त घोषित कर दिया, यानी स्वतंत्र घोषित कर दिया और उस पर शासन करने लगे। लेकिन उनका जो शासन प्रशासन चलाने का तरीका था वो वही था जो मुगलों का था, इसलिए इनको मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य कहते हैं। दूसरे राज्य थे जो मुगलों से अलग थे, मुगलों से अलग। इसमें आएंगे जैसे मैसूर, मराठे, पंजाब, त्रावणकोर। तो ये वो राज्य थे जो मुगलों से अलग होकर बने, यानी जिन्होंने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया या जो मुगलों से बिल्कुल अलग थे। इनकी तो शासन प्रशासन में भागीदारी रही, मतलब जैसे प्रशासन पैसे पहले चलता था ऐसे ही चला, लेकिन ये बिल्कुल अलग थे। बिल्कुल कोई संबंध ही नहीं था मुगलों शासक और इन राज्यों के शासकों के बीच में। अगर हम उस समय के भारत को देखें, लगभग ऐसा यहाँ पर दिल्ली में मुगल, ऐसे ही दक्कन में एक सबसे पहले राज्य बना वो था हैदराबाद। उसके नीचे कर्नाटक, यहाँ पर बंगाल,
अवध, ये वो राज्य थे जो मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य थे। उसके बाद यहाँ पर एक राज्य था मैसूर, एक राज्य यहाँ पर रहा मराठे, यहाँ पर बना पंजाब, और बहुत से छोटे राजपूताना राज्य। ऐसा भारत का नक्शा रहा, जो पहले एक था यहाँ तक, क्योंकि दक्कन में तक मुगलों का शासन था, और जैसे जैसे मुगलों की केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई तो वहां पर छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। जो सूबेदार मुगलों ने बनाकर भेजे, उन्होंने ही आगे चलकर अलग राज्य की घोषणा कर दी। इसमें जैसे अवध सरदार खान ने, हैदराबाद निजामुल मुल्क ने, कर्नाटक सदाउल्ला खान ने, तो ये सब इन्होंने अपने अपने राज्य की घोषणा कर दी। और कुछ राज्य ऐसे थे जो मुगलों के पहले ही विरोधी थे, जैसे औरंगजेब के टाइम में आपने देखा, शिवाजी के समय मराठों का उदय हुआ। लेकिन जैसे जैसे मुगलों की केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई तो ये छोटे राज्य भी बड़े हो गए और मुगलों का विरोध करने लगे। इसमें पंजाब हुआ, ऐसे बहुत सारे राज्य, जैसे कश्मीर था, गुजरात, बहुत सारे राज्य जो बने, राजपूताना, आमेर, उदयपुर, ये सारी जो राज्य थे वो धीरे धीरे चलकर मजबूत होने लगे, जो मुगलों की सत्ता को चुनौती देने लगे। ठीक है, तो इसमें आगे हम देखेंगे। और यहां पर ही उस समय मद्रास और पुदुचेरी, यहां पर मद्रास, यहां पर ईआईसी का हेडक्वार्टर था, और पुदुचेरी यहां पर फ्रेंच कंपनी का हेडक्वार्टर, और यहां पर गोवा, इसमें पुर्तगाली, यूरोपीय कंपनी। अब आप देखिए, यहां पर पुर्तगाली बैठे हैं, नीचे मद्रास में ब्रिटिशर्स हैं, और उसके नीचे पुदुचेरी में फ्रेंच है। अब वो यहां पर बैठकर भारत की स्थिति देख रहे हैं। वो क्या देख रहे हैं कि भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है, और ये छोटे छोटे राज्य सत्ता के लिए, क्षेत्र के लिए आपस में लड़ रहे हैं। इसी चीज का फायदा उठाकर यूरोपियों ने भारत पर अधिकार कर लिया और भारत को गुलाम बना लिया। अगर कोई भी समझदार शासक होता, वो इस काल में यही करता जो यूरोपीय कंपनियों ने किया, क्योंकि भारतीय आपस में लड़ रहे थे, उसका फायदा बाहर वाली कंपनी ने उठाया, इनको और ज्यादा आपस में लड़ाया। जैसे मराठे अपने आप में बहुत मजबूत थे, हैदराबाद अपने आप में बहुत मजबूत था, मैसूर में हैदर अली टीपू सुल्तान अपने आप में बहुत मजबूत था, लेकिन दो राज्यों के बीच में आपसी समन्वय नहीं था, उसका फायदा यूरोपियों ने आकर उठाया। तो चलिए आगे हम देखते हैं कैसे कैसे इनका उदय हुआ एक एक राज्य के साथ। अब सबसे पहले हम देखते हैं हैदराबाद। हैदराबाद रंगीला के समय में हुआ। जैसा हमने पिछली क्लास में जब रंगीला को पढ़ रहे थे, हमने जाना था कि मुगल साम्राज्य का विघटन, और मुगल साम्राज्य का सबसे अधिक विघटन रंगीला के काल में हुआ। तो इसी क्रम में जो सबसे पहला राज्य बना वो था हैदराबाद। हैदराबाद की स्थापना निजाम उल मुल्क ने की। तो हैदराबाद के संस्थापक कौन होंगे? निजाम उल मुल्क, जिनको चिनक्लिच खां के नाम से भी जाना जाता है। अब हमने पिछली क्लास में देखा था, जब नादिर शाह ने 1739 में हमला किया, तो चिंगकिज खान ने या निजामुल मुल्क ने उनको कैसे बचाया। तब तक लेकिन वो हैदराबाद की स्थापना कर चुके थे। उससे पहले भी हैदराबाद के जो संस्थापक थे निजामुल मुल्क,
इनका बहुत अधिक प्रभाव रंगीला पर था, क्योंकि जब रंगीला शासक बना तो हमने पिछली क्लास में देखा था, रंगीला हिंदुस्तानी गुट के दो भाई सैयद बंधु हसन और हुसैन की सहायता से शासक बना, जिन्होंने अपना हस्तक्षेप सत्ता में इतना बढ़ा दिया कि रंगीला को उन्हें मरवाना पड़ा। और मरवाया किसके? निजाम उल मुल्क की सहायता से, जो तुर्कानी गुट से था। तो यहां पर लिखेंगे किस गुट से संबंधित थे। गुट कौन सा था इनका? तुर्कानी गुट। तुर्कानी गुट के थे चिंगलिश खां, और इनके वंश आसफ जहां वंश से थे। ठीक है, तुर्कानी गुट जो आज का मध्य एशिया है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, वो वाले क्षेत्र से थे, उनको तुर्कानी गुट कहा जाता था, और उसी के नेता थे निजाम उल मुल्क। तो इन्होंने सैयद बंधुओं को रास्ते से हटाया और इनकी नजदीकियां रंगीला से बहुत बढ़ गई, यानी रंगीला इन पर बहुत अधिक विश्वास करने लगा। लेकिन निजाम उल मुल्क इस बात को जानते थे कि मुगल दरबार की केंद्रीय सत्ता कमजोर हो रही है और मुगल दरबार में गुटबंदी बहुत अधिक है, और वो जानते थे कि अगर मैं यहाँ पे रहा तो पता नहीं कब मेरे खिलाफ भी षड्यंत्र हो जाए और मैं मारा जाऊं। इसीलिए निजाम उल मुल्क ने रंगीला से बोलकर अपने आप को हैदराबाद का या दक्कन का क्या सूबेदार घोषित करा दिया। 1722 में रंगीला ने निजाम को दक्कन का सूबेदार घोषित किया। जहां आप ये हैदराबाद देख रहे हो, इस वाले क्षेत्र को पूरे को दक्कन बोला जाता था, और दक्कन के नीचे कर्नाटक था। ये दक्कन का क्षेत्र जिस सूबेदार के अधीन होता था, वही कर्नाटक का भी क्या करता था? देखरेख करता था। मतलब उसका नायब सूबेदार, कर्नाटक का नायब सूबेदार दक्कन का सूबेदार होता था। इसी क्रम में 1722 में रंगीला से कहकर निजाम ने अपने आप को हैदराबाद का सूबेदार घोषित करा लिया। लेकिन जैसे ही निजाम सूबेदार बनकर दक्कन पहुंचे, तो उन्होंने वहां की सारी सत्ता प्रशासन को अपने अधीन किया, और जो अपने विश्वास पात्र थे उन अधिकारियों को प्रशासन में जगह दी। और 1724 में, इसी क्रम में 1724 में हैदराबाद की स्थापना की। यहां एक बात ध्यान रखने की यह भी है कि निजाम ने कभी भी अपने आप को अलग स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की, मतलब अपने आप को स्वतंत्र घोषित नहीं किया। वो क्या था, जैसे हैदराबाद से भू राजस्व जाता था या जो सुविधाएं मुगलों को पहुंचती थी, उसने उनको बंद कर दिया। अब बंद कर दिया तो इसका मतलब यही था कि राजा भी निजाम हो गया, घोषणा नहीं की लेकिन अघोषित राजा वो हो गया। इसका विरोध मुगलों ने करना स्वाभाविक था, क्योंकि अगर उनके भू राजस्व में कमी आ रही है तो उनको विरोध करना तो स्वाभाविक था। तो 1724 में रंगीला ने एक नाम आता है मुबारिक खां। मुबारिक खां को दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा। दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा। ठीक है, दक्कन का सूबेदार बनाया। तो मुबारिक खां और हैदराबाद के नवाब कौन थे? निजाम उल मुल्क, चिंगलिश खां, इनके बीच एक युद्ध हुआ जिसको बोलते हैं सूकर खेड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? सूकर खेड़ा, सकूर खेड़ा का युद्ध। सकूर खेड़ा का युद्ध। सकूर खेड़ा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? सकूर खेड़ा का युद्ध मुबारिक खां और निजाम उल मुल्क के बीच हुआ। कब हुआ? 1724 में। ठीक है, किस किस के बीच? निजाम वर्सेस मुबारिक खां। ठीक है, इसमें निजाम ने मुबारिक खां को हरा दिया और निजाम की विजय हुई। अब
इस विजय के बाद रंगीला भी समझ चुका था कि निजाम काफी मजबूत हो चुका है और उसको हराया नहीं जा सकता। और इतिहास में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि निजाम के ऊपर रंगीला ने दोबारा हमला किया हो या कोई कार्रवाई की हो। उसने उसको आजाद छोड़ दिया। और बाद में देखिए, ये निजाम जो रंगीला से मुगल साम्राज्य को काट कर अलग से एक राज्य की स्थापना कर रहा है, आगे चलकर 1739 में जो नादिर शाह आक्रमण करेगा, जो हमने पिछली क्लास में देखा, उसमें रंगीला निजाम की मदद मांगता है। और जब रंगीला को नादिर शाह बंदी बना लेता है तो उसको छुड़वाने का कार्य भी निजाम की सहायता से किया जाता है। तो अभी आप देखिए, मुगल इतनी बड़ी सल्तनत कितनी कमजोर हो चुकी थी कि उसे अपने में से ही निकले एक छोटे से सूबेदार की मदद लेनी पड़ रही थी आक्रमण झेलने में। तो इतने अयोग्य हो चुके थे मुगल शासक, इसीलिए मुगलों के इतने बड़े साम्राज्य का विघटन हुआ। तो ये था हमारा हैदराबाद, जिसमें हमने देखा संस्थापक निजामुल मुल्क, जिनका इतिहास में चिंगलिज खां के नाम से जाना जाता है। ये तुर्कानी गुट से थे और वंश इनका आसफ जहां वंश था। रंगीला से इन्होंने अपने आप को हैदराबाद का सूबेदार घोषित कराया। क्यों कराया? क्योंकि ये विश्वास पात्र थे रंगीला की। जब रंगीला शासक बना तो वो सैयद बंधुओं की सहायता से बना। सैयद बंधुओं के हस्तक्षेप से नाराज होकर रंगीला ने निजाम की सहायता से सैयद बंधुओं को मरवा दिया और इसी बात का फायदा उठाकर निजाम ने अपने आप को हैदराबाद का सूबेदार घोषित कराया। आगे चलकर 1724 में सूबेदार ने अलग हैदराबाद की स्थापना कर दी। रंगीला ने मुबारिक खां को दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा, जिसके जिसके बाद हैदराबाद के निजाम उल मुल्क और दक्कन के सूबेदार मुगल सूबेदार मुबारिक खां के बीच सकूर खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें निजाम विजयी हुआ और अलग स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना हो गई। तो आगे अब हम देखते हैं इसके बाद अगला राज्य कर्नाटक। कर्नाटक, जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा कि मुगलों के जो दक्षिण भाग था उसको दक्कन के नाम से जाना जाता था और दक्कन का जो सूबेदार होता था वही कर्नाटक का भी सूबेदार होता था। यानी कर्नाटक क्या था? मुगलों का एक सूबा यानी प्रांत था। जैसे अन्य प्रांत थे ऐसे ही एक प्रांत कर्नाटक भी था। इस समय दक्कन के सूबेदार ही कर्नाटक के सूबेदार होते थे। ठीक है। जब हैदराबाद अलग हुआ, जब हम यहाँ पर हैदराबाद अलग हुआ, उसके बाद कर्नाटक के सूबेदार कौन थे? उस समय कर्नाटक के सूबेदार थे सदाअत अल्लाह खां। तो उन्होंने अलग से राज्य की स्थापना कर दी। तो इसके संस्थापक सदाअत उल्ला खां। एक सदाउल्ला खां है, एक सदाउतुल्ला खां है। सदाउल्ला खां जो अवध की स्थापना करेंगे आगे चलकर, सदाउतुल्ला खां जो कर्नाटक की स्थापना करेंगे, और इन्होंने अलग से एक राज्य की स्थापना कर दी। और कर्नाटक की राजधानी अराकाट को राजधानी बनाया गया। हैदराबाद की राजधानी हैदराबाद ही थी, जो हैदराबाद नाम के शहर था वही उसकी राजधानी भी बनी। और कर्नाटक की राजधानी जो बनी वो थी अरकाट। ठीक है। तो हमने देखा हैदराबाद का निर्माण और कर्नाटक भी मुगलों का एक सूबा था जो दक्कन प्रांत में का दक्षिण हिस्सा था, जिसका सूबेदार दक्कन का सूबेदार उसका नायब सूबेदार होता था। कर्नाटक की स्थापना सदाउतुल्ला खां ने की, जिसको इसका
सूबेदार बनाकर भेजा गया था। उसी ने ही आगे चलकर कर्नाटक की स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। कर्नाटक की राजधानी अराकाट रही। इसके बाद हम कर्नाटक में आगे एक क्लास में कर्नाटक के 3 युद्धों को पढ़ेंगे, जिसको इतिहास में कर्नाटक के उत्तराधिकार के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो हैदराबाद और कर्नाटक के बीच उत्तराधिकार की जंग हो गई, जिसका फायदा अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने उठाया। और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो युद्ध हुए उनको इतिहास में कर्नाटिक वार के नाम से जाना जाता है। उसको हम एक पूरी क्लास में आगे चलकर पढ़ेंगे। तो अभी आगे हम देखते हैं अवध। आगे हम देखते हैं अवध। अवध, जैसे आज का आप मैप देखते हो तो भारत में जहां पर यूपी है, तो यूपी का कुछ भाग अवध का क्षेत्र था। तो आज का यूपी, आज के यूपी का क्षेत्र अवध क्या था? आज के यूपी का क्षेत्र, जहां पर लखनऊ है, फैजाबाद है, वो वाला क्षेत्र था अवध का क्षेत्र। और अवध का क्षेत्र उस समय पर भी बहुत महत्वपूर्ण था मुगल शासकों के लिए। क्यों था? उसका कारण था क्योंकि ये अवध का क्षेत्र है, यहाँ से गंगा नदी बहती है और ये गंगा नदी की घाटी में पड़ता है। और गंगा नदी की घाटी में पड़ने के कारण यहाँ पर कृषि बहुत मात्रा में होती है। और इसी क्षेत्र से कृषि होने के कारण यहाँ से मुगलों को बहुत अधिक राजस्व की प्राप्ति होती थी, भू राजस्व की प्राप्ति यहाँ से होती थी। तो अवध उस समय पर भी मुगलों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। इस इसी क्रम में जैसे जैसे अन्य राज्य मुगलों से अलग हो रहे थे, उसी समय अवध भी मुगलों से अलग होता है। इस समय भी शासक रंगीला, क्योंकि हमने देखा रंगीला के समय में मुगलों का सबसे अधिक विघटन हुआ। इस समय शासक कौन था? रंगीला था। रंगीला ने यहाँ का सूबेदार सदात खां को बनाया। रंगीला ने अवध का सूबेदार किसे बनाया? सदात खां को। सदात खां को। अब देखिए, जैसे जैसे जो भी सूबेदार बनता जा रहा है वही अपने अलग राज्य की स्थापना कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है जिसने हमें सूबेदार बनाया है वो इतना योग्य नहीं है कि हम अगर उसका विरोध करेंगे तो हम पे कोई कार्रवाई करे और कार्रवाई करके हमें दंडित करे। ऐसा साहस अब केंद्रीय सत्ता में नहीं बचा। तो इसका फायदा उठाकर जो जो सूबेदार बन रहा है वो क्या कर रहा है? अलग राज्य की स्थापना कर दे रहा है। तो इसी क्रम में जैसे ही सदात खां को रंगीला ने अवध का सूबेदार बनाया, तो रंगीला की अयोग्यता का लाभ उठाकर सदात खां ने क्या किया? उसने अलग राज्य की, स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी। तो अवध के संस्थापक कौन हुए? सदात खां। अवध के संस्थापक हुए सदात खां। ये 1720 से 1739 तक रहे। 1739 में हमने देखा जब नादिर शाह मुगलों पर या रंगीला पर युद्ध करता है, आक्रमण करता है और करनाल का युद्ध होता है 1739 में। उसमें रंगीला को और सदात खां, अवध के नवाब को बंदी बना लेता है। क्यों? क्योंकि सदात खां और हैदराबाद के नवाब निजाम दोनों ने रंगीला का साथ दिया। अब ये देखिए विडंबना, ये दोनों राज्य अलग हुए हैं मुगलों से, रंगीला से विरोध करके उसका हिस्सा काटकर अलग हुए हैं, लेकिन उन्हीं की मदद रंगीला लेता है 1739 में मदद लेता है और करनाल युद्ध होता है। उस युद्ध में नादिर शाह रंगीला को और सदात खां को बंदी बना लेता है। जब इन दोनों को बंदी बना लेगा तो हमने देखा था निजाम ने इनको छुड़वाया।
शांति वार्ता कराई। इससे खुश होकर निजाम रंगीला ने निजाम को अपने यहाँ पर मीर बख्शी का पद दिया, क्योंकि जो मीर बख्शी सेना का सर्वोच्च पद था, उस करनाल के युद्ध में दौरे जो रंगीला का मीर बख्शी वो मारा जाता है, तो पद खाली था। तो निजाम से खुश होकर रंगीला ने ये पद निजाम को दे दिया। इससे नाराज होकर सदात खान ने क्या किया, नादिर शाह को वापस बुलाया, क्योंकि 50 लाख में बात बन गई थी। 50 लाख में ये तय हुआ कि आप इन दोनों को छोड़ दो और चले जाओ। नादिर शाह को सदात खान ने समझाया कि बस 50 लाख में ही मान गए, आप वापस दिल्ली पर अटैक कीजिए, आक्रमण कीजिए, हमला कीजिए, हम आपको 20 करोड़ रुपए दिलाएंगे। जब नादिर शाह ने दोबारा दिल्ली पर आया तो उसने पैसों की मांग रखी और सदात खां को कहा कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी खाल खिंचवा दूंगा। अब सदात खां तो के पास इतना पैसा नहीं था, तो सदात खां ने आत्महत्या कर ली। तो सदात खां ने 1739 में आत्महत्या कर ली। और हमने देखा था लगभग 70 करोड़ की संपत्ति, उस समय 70 करोड़ की संपत्ति नादिर शाह लूट के ले गया, जिसमें तख्ते ताउस था जो शाहजहां ने बनवाया, कोहिनूर हीरा भी था जो नादिर शाह अपने साथ ले गया, जो आज ब्रिटेन में है। ठीक है, तो इतनी बड़ी संपत्ति उस समय पर नादिर शाह ले गया। और बाकी जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी थे, जो यहाँ के बाबू थे, जो वास्तुकार थे, वो भी अपने साथ यहाँ से ले गया। तो यहां तक ये रहा सदात खां का कार्यकाल। इसकी मृत्यु के बाद सफदरजंग अवध का नवाब बना। अवध का नवाब कौन बना? सफदरजंग। और इसी ने ही नादिर शाह को 2 करोड़ रुपए दिए जब नादिर शाह यहां से गया। सफदरजंग बना, ये सआदत खां का भतीजा था। सआदत खां का भतीजा था। सआदत खां का लड़का नहीं बना, क्योंकि सआदत खां के कोई लड़का था ही नहीं। सआदत खां की लड़कियां थी जिसकी शादी उसने सफदरजंग के साथ कर दी। तो सफदरजंग इसका भतीजा भी था और इसका जमाई भी था। तो इसके बाद सफदरजंग जो है नवाब बनता है। और नवाब बनने के बाद सफदरजंग, इसके समय की एक महत्वपूर्ण घटना ये रही कि जब सफदरजंग 1739 से और 1754 तक इसका कार्यकाल है। सफदरजंग जब अवध का नवाब बना तो इसके काल की महत्वपूर्ण घटना ये हुई कि जो इस समय अवध का नवाब होता था वो मुगलों का वजीर कहा जाने लगा। यानी जो यहाँ का अवध का नवाब बनेगा वही मुगलों का वजीर होगा, ऐसी एक नीति मुगलों द्वारा अपनाई गई। तो इसके काल की महत्वपूर्ण घटना क्या रही कि इसके समय में जो अवध का नवाब होगा वही मुगलों का वजीर कहा जाने लगा। और इसी के नाम पर दिल्ली में अस्पताल है। कौन सा? सफदरजंग अस्पताल, आपने सुना होगा शायद। सफदरजंग अस्पताल दिल्ली, वो इसी के नाम पर है। सफदरजंग के बाद 1754 में सफदरजंग के बाद जो नवाब बना वो था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जिसे हम बंगाल का जब पढ़ेंगे तो बंगाल में जब बक्सर का युद्ध होगा इसके बाद 1754 में नवाब कौन बना? नवाब बना सिराजुद्दौला, सुजाउद्दौला। सजाउद्दौला नवाब बना, जिसकी बक्सर के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका रही। जब हम बंगाल पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ मीर कासिम ने लड़ा और उसमें सजाउद्दौला
और दिल्ली के मुगल सुल्तान बहादुर शाह जफर ने इसमें सहयोग किया और उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई। तो हम इसको बंगाल में जब बक्सर में पढ़ेंगे तो इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो अगला सुल्तान बना शुजा-उद-दौला। और अवध का अंतिम नवाब, अवध का अंतिम नवाब जो रहा वो था वाजिद अली शाह। अवध के जो अंतिम नवाब रहे वो थे वाजिद अली शाह। आपने इनकी पत्नी का नाम था बेगम रसूल, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया। 1857 की क्रांति में भाग लिया और यहां से अवध के नवाब का जो वंश था वो यहां पर खत्म हो गया, क्योंकि इसके बाद अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया। तो अंतिम जो इनके नवाब रहे वो थे वाजिद अली शाह, क्योंकि इसके बाद अंग्रेजों ने इन पर कुशासन, मतलब कि आप अच्छे से शासन नहीं चला पा रहे हैं, इसका आरोप लगाकर इनको, इस अवध को अपने अधीन कर लिया। तो ये था हमारा अवध। इसमें हमने देखा कैसे रंगीला से अलग होकर सदात खान ने क्या की, अलग से राज्य की स्थापना की। उसके बाद सफदरजंग बना, उसके बाद शुजा-उद-दौला, अंतिम नवाब वाजिद अली शाह और उनकी पत्नी बेगम रसूल, जिसने 1857 की क्रांति में भाग लिया। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल आगे के राज्य मैसूर और मराठे पढ़ेंगे। आपको पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।